आज के मुख्य समाचार। चंबा दौरे पर शिक्षा मंत्री पर भाजपा का हमला। कानून के तहत होनी चाहिए थी कार्यवाही, देशराज गौतम। नाहन में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक। राजधानी में होली की दस्तक। 7 मार्च को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। तारा हॉल गर्ल्स स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनेगा फ्लाईओवर। शिमला में सिविल डिफेंस कैंपेन का समापन। छोटा शिमला बाजार में महिलाओं ने मिलकर खेली होली। कुल्लू में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई गई बड़ी होली। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला में होली पर्व को लेकर उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। जैसे जैसे 4 मार्च का दिन नजदीक आ रहा है, शहर के बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोअर बाजार में सुबह से ही देर शाम तक खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। रंग, पिचकारियां, मिठाइयां और होली से जुड़े अन्य सामानों की खरीदारी के लिए लोग परिवार सहित बाजार पहुँच रहे हैं। लोअर बाजार की तंग गलियों में इन दिनों रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों की सजी दुकानों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। दुकानदारों ने अपने दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया है। बच्चों के लिए कार्टून वाली पिचकारियां, टैंक वाली बड़ी पिचकारियां और आधुनिक डिजाइन की पानी की गन खूब बिक रही है। बाजार में छोटे पैकेट में गुलाब 20 रुपए से शुरू हो रहा है, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाले बड़े पैकेट 40 से 50 रुपए तक उपलब्ध है। खास बात यह है कि इस बार हर्बल और स्किन फ्रेंडली रंगों की मांग अधिक देखी जा रही है। रसायन युक्त रंगों से होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण लोग अब प्राकृतिक और हर्बल विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। पिचकारियों की कीमत 20 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक पहुंच चुकी है। छोटे बच्चों के लिए साधारण प्लास्टिक पिचकारी जहां सस्ती दरों पर उपलब्ध है, वहीं बड़े और आकर्षक डिजाइन वाली टैंक पिचकारियां अधिक दाम में बिक रही है। अभिभावक भी बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। कई परिवारों ने बताया कि वे हर साल होली से पहले बच्चों के लिए नई पिचकारी और रंग खरीदना परंपरा मानते हैं। होली के रंगों में मिठास घोलने के लिए शहर की मिठाई दुकानों में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। संजौली बाजार सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में मिठाई की दुकानों पर गुजिया बनाने का काम तेजी से चला है। संजौली बाजार में मिठाई विक्रेता रोहन शर्मा ने बताया कि होली के अवसर पर लोग सबसे ज्यादा गुजिया खरीदते हैं। पारंपरिक खोया और मेवा से बने गुजिया के साथ इस बार बाजार में कुछ नई वैरायटी भी देखने को मिल रही है। गुड़ और काजू से बनी विशेष गुजिया, ठंडई फ्लेवर वाली गुजिया और ड्राई फ्रूट स्पेशल गुजिया ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए शुगर फ्री गुजिया भी उपलब्ध है, जिसकी मांग लगातार बढ़ी हुई है। इनकी कीमत 500 से 600 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शुगर फ्री और कम कैलोरी वाली मिठाइयों की बिक्री में इजाफा हुआ है। गुजिया के अलावा गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मोतीचूर के लड्डू और काजू की बर्फी भी जमकर बिक रही है। कई लोग होली मिलन समारोह के लिए बड़ी मात्रा में मिठाइयों के ऑर्डर भी दे रहे हैं। मिठाई विक्रेताओं के अनुसार त्योहार के 1-2 दिन पहले से ही बिक्री तेज हो जाती है। दुकानदारों ने बताया कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया है। त्योहारों का सीधा लाभ स्थानीय व्यापारियों को मिलता है। इस बार भी होली से बाजार में अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि सर्दियों के बाद यह पहला बड़ा त्योहार है, जिससे बाजार में नई ऊर्जा आई है। एक दुकानदार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। युवाओं और महिलाओं में भी होली को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। कई लोग सफेद कुर्ते, पारंपरिक परिधान और थीम आधारित कपड़ों की खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजार में होली स्पेशल टी शर्ट और रंग बिरंगे दुपट्टे भी मिल रहे हैं। महिलाएं होली मिलन कार्यक्रमों को लेकर विशेष तैयारियां कर रही है। कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं 4 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने जा रही है। त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की अपील की है। हर्बल रंगों के उपयोग और पानी की बचत पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। शहर में 4 मार्च को होली का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। रंगोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी के बाजारों में बढ़ती रौनक यह संकेत दे रही है कि इस बार होली का पर्व पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जाएगा। रंग, मिठास और आपसी भाईचारे के इस पर्व ने शिमला के फिजाओं में पहले ही उत्सव का रंग घोल दिया है।
शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्दन ने शिमला में स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तारा हॉल गर्ल्स स्कूल का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गर्ल्स स्कूल के समीप रोड क्रॉसिंग के लिए फ्लाईओवर का निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल के बाहर व्यस्त सड़क पार करने में छात्राओं को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक पुल निर्माण का निर्णय लिया है। तारा हॉल गर्ल्स स्कूल शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित है, जहाँ दिन भर वाहनों की आवाजाही रहती है। छुट्टी के समय सड़क पार करने के दौरान छात्राओं और अभिभावकों को जोखिम उठाना पड़ता था। कई बार ट्रैफिक जाम और तेज रफ्तार वाहनों के कारण स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती थी। अभिभावकों स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी। हरीश जनार्दन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और 1 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। परियोजना के लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है और धनराशि भी जारी कर दी गई है। संबंधित विभागों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि प्रदेश की हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जहां भी आवश्यकता होगी वहां इस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएगी। परियोजना से न केवल स्कूल की छात्राओं को लाभ मिलेगा, बल्कि आसपास के स्थानीय लोगों और अन्य राहगीरों को भी सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रशासन के अनुसार तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रयास रहेगा कि इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। स्कूल में एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, क्रॉसिंग की प्रॉब्लम है और ये एक बॉटलनेक सब बन गया है यहाँ पे। और चिल्ड्रन की सेफ्टी भी ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज किया जो कि गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो स्टार्ट यहाँ सामने से ताराल के गेट के सामने से जो रास्ता फिंगास को जाता है, इसके साथ साथ से स्टार्ट हो रहा है। ओवरहेड आएगा और एक वो नीचे खुलेगा, स्कूल में उसका एक रास्ता खुलेगा और एक नीचे को जो कैंप रास्ता जा रहा है नीचे बाजार की तरफ एक रास्ता एक। तो इसकी लागत लगभग फ़िलहाल जो डिज़ाइन हुआ है 1 करोड़ के करीब है और इसका पैसा भी आ चुका है। एंड वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि टाइमली हम इसको बना दें ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का हैज़र्ड भी नहीं रहे और साथ साथ बच्चों की सिक्योरिटी भी रहे और जो भी आने जाने हो, क्योंकि ये रोड बहुत बिजी रोड है, यहाँ पे कैंचू से लेकर माल रोड तक और ये काफ़ी बिजी रोड है, तो लोग भी उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इनकी जो ये दीवार है रोड के साथ जो लग रही है, इसको थोड़ा हम आगे को शिफ्ट करेंगे और जो आपके जो वैली साइड के लिए इसमें दीवार शिफ्ट होगी और जो हिल साइड है तो ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो एक्वायरिंग में आ चुकी है और जो हमने कंपल्सरी एक्वायर करनी है और यहाँ पे इसको मुंह के सामने भी ये एरिया खुल जाएगा। तो बच्चों का आना जाना, बच्चों की सेफ्टी, लोगों का आना जाना और उसकी सेफ्टी और ख़ास करके स्कूल आवर्स में पूरी साल यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगे रहेगा और तो ये बॉटलनेक भी हट जाएगी और ट्रैफिक भी स्मूथली यहाँ से चलेगा। नेगोशिएशन के लिए हम आए हैं, हमारे पास पैसा आ चुका है, इसका टेंडरिंग प्रोसेस हम तभी कर पाएंगे जब स्कूल की अथॉरिटी इसमें मानेगी। तो आज हम स्कूल की अथॉरिटी के साथ नेगोशिएशन करने के आए हैं और उनको भी उनको ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि इनको भी परमिशंस इनके डायसिस के थ्रू कैलकाटा से आती है। तो हमारा प्रपोजल कुछ ऐसा गलत ना बने कि हमारी परमिशन यहाँ पे जैसे कहते हैं टर्न डाउन हो जाए इनकी डायसिस की तरफ से, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, स्कूल की प्रॉपर्टी है, डायसिस की प्रॉपर्टी है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी बैठ कर बातचीत करेंगे। इसके बाद एक हम मीटिंग लेंगे स्कूल के साथ। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये मान जाते हैं तो हम इसको जल्दी से जल्दी 6-8 महीने में तैयार करेंगे। भी राज साहब के टाइम में भी उद्घाटन हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसके बाद जो स्मार्ट सिटी के थ्रू थे ये 2 ब्रिजेस थे जिसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। एक बीच चौक के ऊपर से चेल्सी की तरफ को, क्योंकि वहाँ पे भी हाईवे पे हम आ जाते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत हैज़र्ड है, और दूसरा ये तारा हॉल वाला ये मटेरियलाइज हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा अब चेल्सी और सेंट बीट्स कॉलेज की तरफ से एक ओवरहेड ब्रिज देना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम 3 लोगों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से हिमाचल पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना न देने और तय प्रोटोकॉल का पालन न करने के उनके द्वारा आरोप लगाए गए। मामला बढ़ने पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बहस की स्थिति बन गई। देशराज गौतम ने कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस यदि दूसरे राज्य में कार्यवाही करने के लिए चाहती है तो उसे वहां की स्थानीय पुलिस को पहले से सूचित करना अनिवार्य होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बिना तय प्रक्रिया अपनाए हिमाचल में प्रवेश किया और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यवाही कानून के दायरे में और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार होनी चाहिए थे। बिना सूचना के किसी अन्य राज्य में जाकर कार्यवाही करना अपराध है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना किसी स्पष्ट FIR के 3 लोगों को हिरासत में लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस की टीमों ने हस्तक्षेप कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया। हमारे साथियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से शर्ट लेस कर जो एक प्रदर्शन किया गया, उसके ऊपर क्योंकि देश में हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष को चाहे कोई भी पार्टी हो उसको एजिटेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का एक संवैधानिक अधिकार प्रजातंत्र के अंदर है। और इस के तहत हमारा जो देश है, अगर कोई सरकार देश के हितों की बोली लगा दे, ये ऐसी सरकार जो देश के जो युवाओं के रोजगार और दूसरे जो हमारे कामगार उसके ऊपर जो है ठेस पहुंचाए, देश के हितों के ऊपर ठेस पहुंचाए, और विपक्षी पार्टियां का ये अधिकार है लोकतंत्रिक के अंदर, एक संवैधानिक अधिकार है कि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारे युवा साथियों ने भी यही किया। और अगर देश के हितों के प्रति अपनी आवाज लोकतंत्र के अंदर उठाना जुर्म है, तो हम सब जो है इसको बार बार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण AI समिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, और इसके मंडप भारत के अंदर युवा कांग्रेस के साथियों ने जो एजिटेशन किया वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। और शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेशन करना, प्रदर्शन करना कोई देशद्रोह नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी तो कॉमन हेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, और उस आयोजन में देश विदेश से बहुत सारे हमारे मेहमान उसमें शामिल हुए थे। तब हजारों सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे एजिटेशन किया था। हमारी सरकार के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये देशद्रोह है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर अगर आप असहमत हैं और आप उसकी आवाज उठाना चाहते हैं तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे युवा साथियों के ऊपर किस तरह से जुल्म उठाए जा रहे हैं, किस तरह से जो है उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप वो दिन भूल गए जब आपने इस तरह का एजुकेशन कॉमन हेल्थ गेम केस में किया था, तो क्या कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने आपके युवाओं के ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या इस तरह के केस बनाए थे? और मैं हिमाचल प्रदेश में मैं कल देख रहा था कि माननीय ठाकुर जयराम जी पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी,
जो ये कह रहे थे कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई का, प्रदेश सरकार की कार्रवाई का, जो युवाओं के हित में हमारे प्रदेश में कोई भी टूरिस्ट आए, हम ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, उनके हितों की रक्षा करना, उनके आदर खातिर करना, ये हमारा प्रदेश में पहला कर्तव्य है। और आप सब जानते हैं कि अगर रात के अंधेरे में बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के, रात के समय में बिना वर्दी के पुलिस इस तरह आए और हमारी जो लोकल पुलिस है उसको बिना बताए इस तरह युवाओं को तंग करने का प्रयास किया जाए, हम ऐसे ही कार्रवाई का जो है, हम जो दिल्ली की पुलिस ने की है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये उनको आगाह करना चाहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आप जिस तरह असंवैधानिक तरीके से युवाओं को जिस तरह से आपने तंग किया है और भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह आप तंग कर रहे हैं, ये हमारे युवाओं का देश के हित में एजिटेशन करना, प्रोटेस्ट करना, ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है, इसको आप नहीं रोक सकते। राजधानी शिमला के छोटा शिमला के वेस्ट बाजार में इस वर्ष होली का पर्व विशेष उत्साह और सामाजिक एकता के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने एकत्र होकर रंगों का त्योहार हर्ष उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया। बाजार में गुलाल की खुशबू और पारंपरिक गीतों की गूंज के बीच पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठा। होली पर्व के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। रंगों की बौछार के साथ बाजार में खुशी और प्रेम का दृश्य देखने को मिला। दुकानदारों और राहगीरों ने भी इस आयोजन में भाग लेकर माहौल को और अधिक सुंदर बना दिया। बाजार की दुकानों के सामने रंग बिरंगी सजावट और मुस्कुराते चेहरों ने यह साबित कर दिया कि होली केवल रंगों का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला पर्व भी है। आयोजन में शामिल महिलाओं ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने न केवल आयोजन को सफल बनाया बल्कि यह भी संदेश दिया कि महिलाएं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। उनका मानना है कि त्योहारों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। बाजार के व्यापारियों ने भी इस पहल का स्वागत किया और सहयोग किया। कई दुकानदारों ने महिलाओं को गुलाल और मिठाई वितरित कर शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार, मेरा नाम है और मैं छोटा शिमला से हूँ। मैं होली पे एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल लोग वैसे तो अपने अपने में हो गए हुए कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदारी के साथ, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप होली सबके साथ मिलकर खेलते हैं तो इसमें एक समाज में प्रेम का संदेश जाता है और एक दूसरे के लिए दया की भावना भी उभरती है। और हम लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं और जैसे आजकल सुनने में आता है ये हो गया, तो अगर हम इन त्योहारों को मिलकर मनाएंगे तो हमें एक दूसरे का दुख दर्द पता चलता है। मैम नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इसके आपने में से बहुत अच्छा जो सवाल किया है, मैं कहना चाहूँगी कि इसके माध्यम से मैं कम से कम जो ये त्यौहार होते हैं वो मिलके मनाएंगे तो हमें पता चलेगा। इसलिए जो ये होली हो गया, दिवाली हो गया, कम से कम एक दूसरे के साथ मिलके मनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैम नाम मीना कमर है, मैं विकास होली का त्यौहार हम लोगों को आपस में अपने विचार और अपने रंगों से खेलना एक दूसरे को। आज इसलिए कम है, एक तो चंद्र ग्रहण है क्योंकि सुबह से मंदिरों में ताले लगे हैं। आप लोगों को ताले तो क्या बोलेंगे कि बंद किए हुए हैं, भगवान जी को ढका हुआ है सबने, उस वजह से भी कम असर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कल ज़्यादा हो, कल 4 तारीख है तो होली तो कल ही है मैक्सिमम, तो कल हो सकता है कि रंगों की बौछार वही है, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से कम है, रंगों का असर कम दिखाई दे रहा है। और ये तो प्रेम प्यार का त्यौहार है, लोगों को आपस में मिल बांध कर खेलना चाहिए, करना चाहिए। हो सकता है कि कल बहुत ज़्यादा हो, कल ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि कल मंडी में था तो आज हमारे चंद्र ग्रहण है तो इसलिए कम है। इस वजह से भी आज रौनक कम है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है, तो कल थोड़ा ज़्यादा, बट इतना देखने को नहीं मिलता जैसे पहले होता था। तो 2 दिन पहले से
लोग रंगे रंगाए दिखने शुरू हो जाते हैं। राजधानी शिमला में आम जनता को आपदा प्रबंधन और आत्म सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस प्रशिक्षण अभियान आयोजित किया गया। अभियान के अंतिम दिन शहर के जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। होमगार्ड 3rd बटालियन शिमला की ओर से आयोजित इस कैंप में कमांडेंट एवं डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस कैप्टन कुलदीप कपिल के नेतृत्व में महापौर, उप महापौर और नगर निगम के पार्षदों को आपदा से निपटने की बारीकियां सिखाई गई। अभियान के समापन दिवस पर सुरेंद्र चौहान महापौर, उमा कौशल उप महापौर सहित अन्य पार्षदों ने प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान आग लगने, भूकंप, भूस्खलन और अन्य आपात स्थितियों में प्राथमिक स्तर पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसकी जानकारी भी दी गई। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि होमगार्ड 3rd बटालियन द्वारा आयोजित यह सिविल डिफेंस ट्रेनिंग एक बेहतरीन पहल है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आम नागरिकों और महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं कैप्टन कुलदीप कपिल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य छोटे से लेकर बड़े तक हर आयु वर्ग के लोगों को आत्म सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान विभिन्न वर्गों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया गया और आज अंतिम दिन महापौर और अन्य पार्षदों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के कैंप जारी रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग आपदा प्रबंधन से जुड़े मूलभूत जानकारी प्राप्त कर सके। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसमें सभी नगर निगम के हाउस में इन्होंने एक निवेदन किया था उनसे सबसे, और उसी संदर्भ में आज मैं और मेरे साथ डिप्टी मेयर और सभी हमारे पार्षद इस मीटिंग के लिए आए। स्पेशली बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए आयोजित किया गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व भी है कि हम इस कार्यक्रम में भाग लें और डिज़ास्टर में किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे को उसके टिप्स के तौर पे हमारे को किस तरह के क्या क्या सामाजिक सुरक्षा के टाइम में हमें उस वक्त जो समय है उसको कैसे हमने हैंडल करना है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। और ये बड़ा मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और बड़ा अच्छा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। कई चीज़ें ऐसी जो सोसाइटी को इकट्ठे करके कलेक्टिवली वर्क करके, इसका मकसद भी यही है कि आम नागरिकों के साथ जोड़ करके सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें हम अपने वार्ड्स के लोगों को भी इसमें बुलाएंगे और जो वॉलंटियर्स हैं हमारे वार्ड के जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका नाम भी इनको देंगे कि जो विपत्ति में इस तरह के काम कर सके। कुछ सुझाव मैंने अपनी तरफ से भी यहाँ पे रखे, जिसमें हमारे जो टैंक्स है बड़े जंगल में बहुत बड़ा, जहाँ जंगल में आग लग जाती है समय समय बहुत बड़ी प्राकृतिक हमारी जो संसाधन है उसमें जंगल जल जाते हैं। फायर हाइड्रेंट्स हमारे जंगल के आसपास की जो क्षेत्र है रोड हेड के साथ साथ उसमें फायर हाइड्रेंट्स लगने चाहिए ताकि बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। जैसे पिछले कल ही हमारे यहाँ नवभार में आग लगी थी तो हमारे पार्षद ने एक बड़ी तेज से अवेयरनेस के साथ उसने फायर ब्रिगेड भी बुलाया और पुलिस में कंप्लेंट करके उस फायर को जल्द से जल्द काबू किया। अब उसकी शीनम कटारिया बहुत अच्छा उसने इवेंट अपने आप में एक साबित किया कि बड़ा नुकसान ना हो। तो इसकी मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में हम इसमें इन्वॉल्व हों और ये अच्छा प्रोग्राम भी है। और डिज़ास्टर में देखा हुआ अपने शिमला में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी और इसी को तैयारी को लेकर के इनका भी तैयारी चल रही है और आगे भी हम कैसे समाज के साथ सोसाइटी के साथ मिल के इस काम को करें, उसी संदर्भ में ट्रेनिंग प्रोग्राम था। देखिए बहुत ये मैसेज, इसका ट्रेनिंग का मकसद ही है इसमें महिलाएं भी है, यंगस्टर्स है जो उसमें काम कर सकते हैं। अभी इनका प्रोग्राम है कि हम नालदेहर या मशोबरा में जो इनका सेंटर है बड़ा, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। उसका फायर ट्रेनिंग जो होती है जिस तरह की हम समय समय पर देखते रहते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अब बहुत चीज़ें आई है इसमें अभी जिसको हम ले सकते हैं। तो वो भी हमने चर्चा की, एक दो पंप जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पंप आ रहे हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं, उसके लिए क्या कैसे टैंक्स अगर बने होंगे आसपास के क्षेत्रों में स्टोरेज के लिए पानी के लिए, तो ग्रेविटी में पानी पहाड़ी इलाका हमारे यहाँ आ सकता है। मैंने जाखू में बड़ा टैंक बनाने का सजेशन भी दिया है कि अगर वहाँ उसको ग्रेविटी में सारा पानी उसको शिमला को सुरक्षित रखने और उसके लिए साथ साथ उसका पानी की उपलब्धता रहेगी 24 घंटे और टॉयलेट्स के लिए भी काम आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हमने चर्चा की, जिसके बारे में जिन्होंने मुझे कहा है कि हम इसको ज़रूर आगे भी पहुंचाएंगे और सरकार के लेवल तक भी और माननीय मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ भी में लाऊंगा। सहयोग जनता से प्राप्त हुआ है। तो आज के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक सीरीज़ हमने आयोजित की है नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के लिए, शिमला शहर के लिए खासकर। जैसा पहले बताया था कि प्रदेश सरकार का निर्णय है कि अगले 5 वर्षों में 1% आबादी जो है प्रदेश की उसको सिविल डिफेंस में हम शामिल करेंगे। और साथ ही एक केंद्र सरकार की योजना है स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, जिसके तहत यहाँ पे प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसमें 360 का हमारा लक्ष्य था, उसमें से 320 को हम अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। और ये विशेष प्रशिक्षण हमने माननीय महापौर के सहयोग से एवं पूरे नगर निगम के सहयोग से हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम पार्षद गणों को, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें सिविल डिफेंस का वार्डन भी नामित किया गया है, तो इसीलिए उनको भी हम ये स्पेशल ट्रेनिंग, इस 7 दिवसीय ये ट्रेनिंग हम इस दौरान देने जा रहे हैं। बहुत ही मैं आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 1120 हम इस पिछले लगभग 6 महीनों में हमने 1120 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एनरोल किया है, जिसमें से लगभग एक बड़ा हिस्सा 50% से अधिक, लगभग 600 से अधिक जो 700 से अधिक जो वॉलंटियर्स हैं वो रूरल एरियाज़ में हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये कार्यक्रम जो है आगे भी जारी रखने की हमारी सरकार की भी योजना, निर्देश भी हैं, और हम इसको ऐसे ही जो है अगले साल भी जारी रखेंगे, ताकि हम जो अगले 5 वर्ष का जो लक्ष्य है वो निर्धारित लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। बेसिकली हमारा पहले से ये लक्ष्य रहा है कि जो भी हम सिविल डिफेंस में जो एनरोलमेंट करें उसमें समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें महिलाएं हों और यूथ हो, और चाहे वो कोई समाज सेवा के इच्छुक कोई रिटायर्ड कर्मचारी हों, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हों, जो भी जुड़ना चाहें और जो भी अपना समय दे सकते हैं समाज की सेवा के लिए, और किसी परिस्थिति में जो अपना योगदान देना चाहेंगे समाज के लिए आपदा प्रबंधन की दृष्टि से या किसी भी सिविल डिफेंस की दृष्टि से, तो उनको हम शामिल कर भी रहे हैं। और हमारा तो वी होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब जो भी वर्ग हैं, विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं, हमसे जुड़ें। जिला भाजपा कार्यालय नाहन में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक विषयों के साथ साथ पंचायती राज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और आगामी पंचायती चुनावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, स्कूलों का मर्ज नहीं बल्कि बंदीकरण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आते ही डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाकर लगभग 7,000 करोड़ जनता की जेब से निकाले गए। सीमेंट के दामों में करीब 100 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी और बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी से आम लोग त्रस्त है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नाहन में एक गरीब परिवार जिसके घर में मात्र 4 बल्ब है, उसका बिजली बिल 13,000 रुपए आया है, जो सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष ने राशन डिपों में महंगाई और कटौती के फैसलों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एंटी टैक्स को कई गुना बढ़ाकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों और श्रद्धालुओं पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि काला अम्ब से प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर पहले कोई निःशुल्क नहीं था, लेकिन अब 170 रुपए वसूले जा रहे हैं। इससे माता बाला सुंदरी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा ज्वालाजी और चामुंडा जैसे धार्मिक स्थलों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। देश की वर्तमान प्रदेश की सरकार ने जिस कदर प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेला है, वो न भूतो न भविष्यति, ना पहले ऐसा कभी हुआ है और ना ही आगे कभी ऐसा होगा। विकास बंद है, स्कूलों का मर्जर शुरू है, स्कूलों को बंद किया गया है। और मर्जर क्या है? ये तो मर्ज है। वास्तव में स्कूल बंद करने के लिए तरह तरह के नए नए फॉर्मूले निकाले हैं और प्रदेश की जनता को टैक्स के बोझ के नीचे दबाने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार कर। सत्ता में आने के बाद 7.5 रुपया डीजल पर टैक्स लगाया,
और लगभग 7,000 करोड़ रुपया डीजल पर टैक्स लगा करके प्रदेश के जनता की जेब में से निकाली। सीमेंट के दाम लगभग 100 रुपए बैग बढ़ाए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई, रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ाई, बिजली के बिलों को लेकर के जनता त्राहिमाम कर रही। आए दिन गांव की बहनें जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और नाहन तो इसका एक अलग ही उदाहरण है, जहां एक गरीब आदमी जिसके कमरे में 4 रोशनी के बल्ब हैं, उसका बिल 1,03,000 रुपए का है। ये बिजली के दामों को बढ़ाना, बिजली के मीटरों के कारण पूरी जनता को त्राहिमाम करना। और आज की एक और बड़ी खबर है कि राशन डिपो में राशन जहां महंगा तो लगातार हो रहा था, अब उसमें कटौती भी की है। और बहुत बड़ी देन इस कांग्रेस सरकार की, एंट्री टैक्स को मल्टीपल रेट में बढ़ाया गया है। कालाम से एंटर होने वाली गाड़ी जो 70 रुपए में अंदर आती थी, अब वो 170 रुपए में अंदर आएगी। क्या स्थिति है? लाखों लोग तीर्थयात्री माता बाला सुंदरी के दरबार में आते हैं, लाखों तीर्थयात्री माता नैना देवी के दरबार में आते हैं, माता चिंतपूर्णी के दरबार में आते हैं, माता कांगड़ा के दरबार में आते हैं, और माता ज्वाला जी के दरबार में आते हैं, माता चामुंडा के दरबार। और ये सारे क्षेत्र वो हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो यात्री भगवान के मां के दर्शन करने के लिए आते ही सबसे पहले उसको बड़ी मात्रा में सड़क का टैक्स देना पड़ेगा, और सड़क के गड्ढों को भी वो झेल रहा है और टैक्स भी दे। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट, उनको प्रतिदिन 4-4 बार हरियाणा पंजाब की सीमा में एंटर करना पड़ता है, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब ये एंट्री टैक्स बना। कि वर्तमान सरकार ने भारी भरकम प्रयास किया कि पंचायतों के चुनाव को ना कराया जाए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से संपूर्ण तैयारियां अक्टूबर 2025 में पूरी कर ली थी। सरकार को चुनाव का मसौदा भेजा गया, परंतु सरकार ने, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने और पंचायत चुनावों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया। चंबा में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के 3 दिवसीय दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय सिंह ने दौरे को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया। जय सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री खाली हाथ आए और खाली हाथ ही वापस चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री अपने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को केवल आश्वासन देकर लौट गए और जमीनी स्तर पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री पर झूठे वादे करने के आरोप लगते रहे हैं, उसी तरह उनके मंत्री भी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जय सिंह ने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश, विशेषकर चंबा क्षेत्र में कई स्कूलों का निर्माण और उद्घाटन किया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार और तत्कालीन भाजपा सरकार ने बजट उपलब्ध करवाया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के नेता अब उन स्कूलों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनकी आधारशिला और निर्माण कार्य पहले ही भाजपा सरकार के दौरान पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल श्रेय लेने की राजनीति है। जय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठी वाहवाही बटोरने में माहिर है, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के विकास कार्यों और शिक्षा क्षेत्र में किए गए योगदान को जनता के सामने लाती रहेगी। और हमारे सदर के विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी उन 4 दिनों में जो है वो शिक्षा मंत्री जी की परिक्रमा करते रहे। माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री
रोहित ठाकुर जी शिमला से खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जो है चले गए, और उनका दौरा जो है, चंबा जिला का दौरा जो है, वो पूरी तरह जो है एक फ्लॉप दौरा रहा और एक फ्लॉप शो रहा। कांग्रेसी भाइयों को, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे दोस्त हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, वो जो है उनको खेलने के लिए एक झुनझुना दे गए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का दौरा जो है एक फ्लॉप दौरा तो रहा ही रहा है, लेकिन उन्होंने चंबा की हमारी देवतुल्य जनता को किस तरह गुमराह किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है सुखू के नेतृत्व में चल रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी झूठ बोलते हैं, झूठों के सरताज हैं, उसी तरह उनके मंत्री और उनके विधायक भी जनता में झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेके जो है भ्रम फैलाते हैं। चंबा में जिन स्कूलों का उन्होंने लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन स्कूलों को पैसा दिया गया था और बनवाए गए थे। उसका श्रेय जो है कांग्रेस पार्टी ले रही है, जो कि निंदनीय है। काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और स्कूल का उद्घाटन करने, लोकार्पण करने कांग्रेस के शिक्षा मंत्री चंबा में आ गए और झूठी वाहवाही लूटने में कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो हैं माहिर हैं। जैसे हमारा साच में और प्रोथम में स्कूल है, इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने धन उपलब्ध करवाया था और ये सारा कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन स्कूलों का करवाया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिला चंबा की देवतुल्य हमारी जनता आपसे जानना चाहती है कि पिछले 3 सालों में आप 3 बार चंबा में आए और 3 बार का ये जो दौरा रहा आपका बिल्कुल फ्लॉप रहा और आपने जिला चंबा में कोई भी नया स्कूल जो है नहीं खोला, कोई भी मिडिल स्कूल नहीं खोला, कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं खोला और कोई भी आपने स्कूलों को शिक्षा सुधारने में कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं चंबा की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं और चंबा के सदर विधायक से पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक साहब, 4 दिन आप शिक्षा मंत्री की परिक्रमा करते रहे, उनकी वाहवाही करते रहे। आप बताएं और शिक्षा मंत्री बताएं और विधायक साहब आप जो है मीडिया में आके जनता को बताएं कि आपके कार्यकाल में जिला चंबा में 39 स्कूल जो है बंद हुए, 39 स्कूल जो है बंद हुए और प्राइमरी और माध्यमिक 69 स्कूल बंद किए और 100 के संख्या वाले स्कूल जो जिनमें 100 संख्या वाले कॉलेज थे उनको बंद किया। माननीय विधायक साहब, आप जवाब दें कि आप परिक्रमा करने के सिवाय आपने शिक्षा मंत्री से कितने स्कूल चंबा में खुलवाए। मैंने संख्या आपको बताई 69 और 39 और 100 से कम बच्चों वाले कॉलेज जो है वो आपने बंद किए। हमारी जनता, जिला चंबा की जनता पूछना चाहती है कि मसरूंड में स्कूल जो है बंद, कॉलेज जो है बंद पड़ा है, उसको खुलवाने के लिए माननीय सदर विधायक साहब आपने कितने प्रयत्न किए।
हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और आगामी 6 मार्च तक इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 7 मार्च को राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हालांकि अगले 5 दिनों तक किसी भी जिले के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 से 7 डिग्री अधिक रहा। ऊंची पहाड़ियों में तापमान -4 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह 4 से 12 डिग्री, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में 7 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान टाबू में -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में इस बढ़ोतरी के कारण लोगों को मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 4 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसका प्रभाव 7 मार्च को विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में मौसम के बड़े बदलाव की संभावना कम है। वहीं अटल टनल रोहतांग होकर पर्यटक लाहौल की वादियों की ओर रवाना हो रही है। लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायत कोकसर में करीब 40 दिनों के बाद पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हुई है, जिससे स्थानीय कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है। होटल व्यवसायियों और टैक्सी ऑपरेटरों को उम्मीद है कि मौसम साफ रहने से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। हालांकि कुल्लू जिले में अभी भी 11 सड़कें बंद है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आंशिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने के कारण किसानों और बागवानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। कई हिस्सों में गेहूं की फसल मुरझाने लगी है। रबी की अन्य फसलें भी नमी की कमी से प्रभावित हो रही है। प्राप्त नमी न मिलने से गेहूं की पैदावार रुक गई है। जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां किसान किसी तरह फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं है, वहां स्थिति गंभीर होती जा रही है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात दिखने लगे हैं। पिछले महीने हुई बारिश के बाद बड़े स्तर पर सेब, स्टोन फ्रूट और नाशपाती के पौधों का रोपण कार्य शुरू हुआ है। हजारों पौधे लगाए गए, लेकिन अब करीब 1 महीने से बारिश न होने के कारण पौधरोपण कार्य लगातार ठप पड़ा है। बागवानों का कहना है कि जो पौधे पहले से रोपे जा चुके हैं, वे भी प्राप्त नमी न मिलने से प्रभावित हो रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं हुई तो पौधों के सूखने का खतरा बढ़ सकता है। कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर रविंदर सिंह जसरोटिया ने कहा कि यदि अगले सप्ताह तक प्रदेश में बारिश नहीं होती है तो गेहूं सहित अन्य रबी फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। खेतों में लगातार घटती नमी चिंता का विषय है। वहीं बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर सतीश शर्मा से आग्रह किया गया है कि यदि मौसम शुष्क बना रहा तो बागवानी क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सेब और अन्य फसलों के पौधों के लिए इस समय नमी अत्यंत आवश्यक है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 6 मार्च तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 7 मार्च को संभावित पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों, बागवानों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की निगाहें आगामी दिनों के मौसम पर टिकी है। यदि समय रहते वर्षा होती है तो फसलों और बागवानों को राहत मिल सकती है, अन्यथा प्रदेश को कृषि उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल प्रदेश में धूप खिली है, लेकिन सूखे की चिंता भी उतनी ही गहरी होती जा रही है। देवभूमि हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले कुल्लू जिले में मंगलवार को सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार बड़ी होली का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जहां देश के अधिकांश हिस्सों में 4 मार्च को होली मनाई जाएगी, वहीं कुल्लू में यह उत्सव परंपरागत रूप से 2 दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। सोमवार से शुरू हुए इस पर्व का समापन मंगलवार रात्रि होलिका दहन के साथ किया जाएगा। जिले के बजोरा, ढालपुर, अखाड़ा बाजार, सरवरी और सुल्तानपुर क्षेत्रों में सुबह से ही उत्सव का माहौल देखने को मिला। युवाओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। ढालपुर मैदान में रंगों और पिचकारियों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। होली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में भी रंगोत्सव मनाया गया, जहाँ भक्तों ने भक्ति और उल्लास के साथ होली खेली। मंगलवार को चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर 3 बजे तक मंदिर के
कपाट बंद कर दिए गए थे। शाम 7 बजे शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंदिर के द्वार पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इसके पश्चात पारंपरिक विधि विधान से होलिका दहन संपन्न किया गया। कुल्लू घाटी में बैरागी समुदाय की होली का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह उत्सव बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है। समुदाय के लोग टोली बनाकर घर घर जाकर होली गायन करते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत में वे भक्ति में और लोक धर्मी गीत गाते हैं तथा एक दूसरे के चरणों में गुलाल अर्पित कर बधाई देते हैं। स्थानीय निवासी पुष्कर महंत ने बताया कि कुल्लू की बड़ी होली आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि लोग पूरे उत्साह के साथ रंगों उत्सव में भाग लेते हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। शहर के विभिन्न हिस्सों में गश्त बढ़ाई गई और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई ताकि हुड़दंग या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।